हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों आज मैं फिर से लौट आया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोल्ड पेपर ऑफ जूनियर असिस्टेंट एंड जूनियर स्टीनोग्राफर। तो दोस्तों आपको पता है कि 1700 पोस्ट जो JKSSB ने भी निकाली हैं, तो उसमें जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्टीनोग्राफर की पोस्ट भी निकाली गई हैं। तो इसी को लेकर जो सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग ये पेपर बनाया गया है। तो ये मॉक टेस्ट है जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्टीनोग्राफर की पोस्ट के लिए। तो आप सब लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्टीनोग्राफर का ये पेपर है, इसका पैटर्न जो रहेगा वो रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 20 मार्क्स रहेंगे, आपके रीजनिंग के 20 मार्क्स रहेंगे, आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 मार्क्स रहेंगे और कंप्यूटर एप्लीकेशन के 20 मार्क्स रहेंगे। इसका मतलब कि आपके टोटल मार्क्स होंगे 80 और आपको टाइम मिलेगा 80 मिनट्स। तो इस पेपर को करने के लिए आपको 80 मिनट्स मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। इंग्लिश लैंग्वेज के जो 20 क्वेश्चन हैं उनको सबसे पहले हम करेंगे। तो डायरेक्शंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 2। चूज़ द करेक्ट टेंस फॉर्म एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको टेंस फॉर्म करेक्ट चूज़ करनी है और ब्लैंक्स को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 1, आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। ऑप्शंस हैं आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए। हैव बीन, हैड बीन, शल बी एंड एम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर है दोस्तों, I had been working all afternoon and have just finished the assignment। दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी है। रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। वॉचेज, हैव वॉच्ड, हैड वॉच्ड या फिर वॉज वॉचिंग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, रोहन हैड वॉच्ड द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। डायरेक्शंस हैं हमारे पास। डायरेक्शंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 4। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम पार्ट्स हैव बीन जम्बल्ड अप। यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज दिस पार्ट्स विच आर लेबल्ड PQR and S टू प्रोड्यूस द करेक्ट सेंटेंस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको इनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, ईच कल्चर फ्लरिशेज व्हेन इट कम्स, ये हमारा P पार्ट है। ओन ट्रेडिशन एंड डाइट Q पार्ट है। ये ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम इट्स, ये R पार्ट है। एंड इन टू कॉन्टैक्ट विद अदर्स, ये हमारा S पार्ट है। तो ये 4 अलग अलग पार्ट्स हैं, इनको कंबाइन करना है इसी तरीके से कि ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, PQRS RQP, ये जो भी ऑप्शंस देंगे उनमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा जो सेंटेंस का पार्ट है वो पहला आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है A, यानी कि RQPS। इसका मतलब है जो सेंटेंस है वो बनता है ड्रॉज स्ट्रेंथ फ्रॉम इट्स ओन ट्रेडिशन एंड डाइट, ईच कल्चर फ्लरिशेज व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद अदर्स। तो आप सब लोग किस का जो आंसर है, आप आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे जो जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्टीनोग्राफर का ये पेपर है, इसका 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अब इसको आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ दैट इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड एज एन इनएविटेबली इज सो एंशियंट टू अ क्लिंच। तो ये 4 पार्ट्स हैं, तो इनको आपको रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो आप सब लोग जल्दी से इसको बना लीजिए, मीनिंगफुल सेंटेंस बना लीजिए। इसका मैं आंसर आपको दे देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, QRP&S। इसका मतलब आप सब लोग इसका मीनिंगफुल सेंटेंस तब बना पाएंगे जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन में इसको ऑर्गेनाइज करेंगे बी ऑप्शन के हिसाब से। तो आई होप आपने ये बना लिया होगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। डायरेक्शंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 6। चेंज द नरेशन। अब यहाँ पे आपको नरेशन चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 5, जॉन सेज आई शैल गो देयर। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, नरेशन आपको चेंज करनी है।
तो जो चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, जो पहला ऑप्शन इसमें है जॉन सेड दैट ही वेंट देयर, देन जॉन सेज दैट ही विल गो देयर, जॉन सेज दैट ही वेंट देयर एंड जॉन सेड दैट आई विल गो देयर। तो यहाँ पर जो इसका नरेशन चेंज होगा, पैसिव वॉइस में होगा, ये इसका सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन, जॉन सेज दैट ही विल गो देयर। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है, आप यहाँ से इसको रेफ़र कर सकते हैं। मैं सीधे मूव करता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, रॉबर्ट विल से टू मी आई एम योर क्लासमेट। तो यहाँ पर इसको आपने नरेशन चेंज करना है यहाँ पर। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं। रॉबर्ट विल टेल मी दैट ही इज़ माई क्लासमेट, रॉबर्ट विल टेल मी दैट ही वॉज माई क्लासमेट, रॉबर्ट विल टेल मी दैट ही विल बी माई क्लासमेट, या फिर रॉबर्ट सैड मी दैट ही इज़ माई क्लासमेट। तो आप इसमें से चुन लेंगे। तो आई होप आपने चुन लिया होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों पहला ऑप्शन, रॉबर्ट विल टेल मी दैट ही इज़ माई क्लासमेट। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन इस तरीके से है कि जो आई एम योर क्लासमेट है, यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में जब इसको कन्वर्ट किया जाएगा प्रेजेंट टेंस में ही रखा जाएगा इसको, क्योंकि जो रॉबर्ट है, रॉबर्ट विल से टू मी, ये वाला जो फ्रेज़ है, यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये फ्यूचर में है। जब ये फ्यूचर में होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या प्रेजेंट में होता है, तब हमको जो टेंस है उसको हम चेंज नहीं करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। ओके, तो यहाँ पर इसका ये रीज़न है। आई होप आप यहाँ से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, हमारे डायरेक्शंस आ चुके हैं, उसके डायरेक्शंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 8, चूज़ द करेक्ट मॉडल। तो यहाँ पर आपने करेक्ट मॉडल चूज़ करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पर आपने करेक्ट मॉडल, यहाँ पे ग्रामेटिकली जो करेक्ट मॉडल रहेगा यहाँ पर, वो आपने चूज़ करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो है, देयर इज़ नॉट मच टाइम लेफ्ट, आई डैश स्टार्ट पैकिंग फॉर द टूर। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा, आई होप आपने यहाँ पर ये कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी पे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा, देयर इज़ नॉट मच टाइम लेफ्ट, आई नीड टू स्टार्ट पैकिंग फॉर द टू। नीड टू यहाँ पर आएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर भी आपको करेक्ट मॉडल जो है चूज़ करना है। तो यहाँ पर वी डैश टच द एंटीक पीसेस, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में कौन सा मॉडल सही रहेगा? शुड नॉट, डेयर नॉट, नीड नॉट, या फिर कैन नॉट। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है दोस्तों, वी डेयर नॉट टच द एंटीक पीसेस, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर डायरेक्शंस दी गई हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल, यहाँ पर आपने करेक्ट आर्टिकल चूज़ आउट करना है और ब्लैंक्स में भरना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ही होप्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी सून, तो यहाँ पर आएगा ही होप्स टू ज्वाइन अ यूनिवर्सिटी सून, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज डैश कार आई बॉट येस्टरडे, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आएगा, दिस इज द कार आई बॉट येस्टरडे, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। तो आई होप ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे आर्टिकल्स के, और बाकी भी क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं थे। आई होप आपने सही किए होंगे। 20 क्वेश्चंस हमने करने हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। तो यहाँ पर हमारा 11th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन का डायरेक्शंस आ चुके हैं। चूज़ द क्लॉजेज फ्रॉम द फॉलोइंग, अब आपने क्लॉजेज चूज़ आउट करने हैं। यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपने कौन सा क्लॉज है उसको चूज़ करना है। बाकी जो डिफरेंट ये हैं, यहाँ पर इनमें से जो क्लॉज होगा वो आपने चूज़ करना है। तो पिक आउट द क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। 11th क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है, नेहा प्लेड व्हेन इवनिंग केम, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसको आगे फिर मॉडिफाई करके ऑप्शंस में दिया गया है, नेहा प्लेड, या फिर प्लेड व्हेन इवनिंग केम, या फिर इवनिंग केम। इन 4 ऑप्शंस में आपको ये बताना है कि क्लॉज कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्लॉज रहेगा वो रहेगा व्हेन इवनिंग केम, तो यहाँ पर व्हेन इवनिंग केम जो ये क्लॉज होता है।
तो दोस्तों यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं क्यों है ये। तो दोस्तों आपको पता होगा जो क्लॉज होता है, तो यहाँ पर जो क्लॉज को डिफाइन किया गया है, यहाँ पर जो व्हेन इवनिंग केम ये वाला जो क्लॉज है ये सेंस तो बना रहा है, पर ये कंप्लीट सेंस जो है कंप्लीटली एक सेंस नहीं बना रहा। व्हेन इवनिंग केम, तो इवनिंग केम पूरी तरीके से सेंस तो नहीं है, पर थोड़ा बहुत सेंस बना रहा है। तो यहाँ पर इसका सब्जेक्ट भी है इवनिंग और इसका प्रेडिकेट भी है केम व्हेन। ये प्रेडिकेट भी है और सब्जेक्ट भी है यहाँ पर इसका। और साथ ही साथ ये जो इस प्रकार के वर्ड्स होते हैं जिनमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, और जिनमें जो थोड़ा सा वो सेंस बनाते हैं पर कम्प्लीटली वो सेंस नहीं बनाते, उनको हम क्लॉज कहते हैं। तो यहाँ पर एक ही ऐसा ये 3 वर्ड्स का जो ये क्लॉज है यही था जो कि एक क्लॉज है, बाकी जो है ये क्लॉज नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद इन एडजेक्टिव क्लॉज। यहाँ पर आपने एडजेक्टिव क्लॉज चूज आउट करना है और चूज आउट करके फिल इन द ब्लैंक्स में भर देना है। द क्रिकेट बैट डैश इज़ माइन। तो यहाँ पर क्रिकेट बैट डैश इज़ माइन, डैश में आपने क्या लगाना है, आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। विद अ ब्रोकन हैंडल, विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल, एंड अ ब्रोकन हैंडल, या फिर विद अ ब्रोक हैंडल। तो 4 ऑप्शन है, आप चुन लीजिए इसमें से। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा रहेगा, वो रहेगा विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल। तो यहाँ पर ये क्यों रहेगा दोस्तों, यहाँ पर ये इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज रहेगा जो विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल, जो ये वाला क्लॉज है। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, द क्रिकेट बैट विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन। तो यहाँ पर विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल ये क्या काम कर रहा है, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रहा है। तो इसी लिए यहाँ पर क्योंकि एक इसका तो सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है और ये पूरी तरीके से सेंस तो नहीं बना रहा विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल, तो यहाँ पर ये क्लॉज है। और साथ ही साथ इसका जो एक पर्टिकुलर खासियत बता रहा है एक बैट की, तो इसलिए इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। होप समझ आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 13, साइनोनियम ऑफ एब्डिकेट। आपको अब साइनोनियम बताना है एब्डिकेट का। तो यहाँ पर एब्डिकेट का जो साइनोनियम होता है, इसका साइनोनियम होता है एबेंडन, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन भी साइनोनियम से ही रिलेटेड है। साइनोनियम ऑफ डिसोल्यूट, डिसोल्यूट का आपने साइनोनियम बताना है, तो आप सब लोग बता दीजिए। तो आई होप आपने पढ़ा होगा, तो आप आसानी के साथ कर लेंगे। थोड़े साइनोनियम और एंटोनियम थोड़े टफ होते हैं क्योंकि ये जो वोकेबुलरी पे डिपेंड करता है कि आपकी वोकेबुलरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर डिसोल्यूट का जो साइनोनियम है वो रहेगा इमोरल। इमोरल मतलब जिसकी कोई अपनी मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती, तो उसका मीनिंग ये होता है डिसोल्यूट। तो अब आपके पास अगले क्वेश्चंस जो डायरेक्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 16 वो आ चुकी हैं। फॉलोइंग सेक्शन कंसिस्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन इडियम्स एंड फ्रेजेस, चूज करेक्ट वंस। यहाँ पर इडियम्स और फ्रेजेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको करेक्ट जो चीज़ें हैं करेक्ट वंस आपने चूज़ करने हैं। तो यहाँ पर आपने मीनिंग बताना है, जो भी इडियम और फ्रेजेस हैं इनका जो करेक्ट मीनिंग होगा वो आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में जो आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर है सबसे पहला विद ओपन आर्म्स। यहाँ पर विद ओपन आर्म्स का क्या मीनिंग रहेगा, वार्मली, कोल्ड ब्लडेड, रिजेंबल, या फिर कोल्डली। तो दोस्तों आप सही आंसर चुन लीजिए। इसका सही आंसर है वार्मली। विद ओपन आर्म्स मतलब वार्मली। अगला क्वेश्चन है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, आई होप आपने ये सुना होगा। एंड यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसका क्या मीनिंग है। सही ऑप्शन में आपको चुनना है वेरी फर्स्ट, वेरी स्लो, इन डिटेल्स, या फिर एमलेसली। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है वेरी फास्ट। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब है यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़।
अगला क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर आपको करेक्ट प्रपोजिशन जो है चूज़ आउट करनी है और फिल करना है ब्लैंक्स के अंदर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ही कॉन्फाइडेड डैश मी। तो कॉन्फाइडेड डैश मी डैश यानी यहाँ पर फिल करना है आपको। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अबाउट, इन, ऑन और ऑफ। अबाउट, इन, ऑन और ऑफ, इन 4 ऑप्शंस में आपको ये भरना है, ही कॉन्फाइडेड इन मी, ही कॉन्फाइडेड इन मी, ये यहाँ पर सही ऑप्शन रहेगा बी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 हमारे स्क्रीन के ऊपर है, दे डिसाइडेड द डैश दे डिसाइडेड डैश द ग्रे सोफ़ा। तो यहाँ पर अबाउट, ऑन, इन और ऑफ में आपसे चुनना है। तो यहाँ पर दे डिसाइडेड ऑन द ग्रे सोफ़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 20, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यहाँ पर एक्टिव वॉइस को आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। जो 4 ऑप्शन हैं आपने बताने कि कौन से करेक्ट पैसिव वॉइस में कन्वर्टेड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आई सॉ हिम लिविंग द हाउस। ही हैड बीन सीन लिविंग द हाउस, ये पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है, ही वॉज सीन टू बी लिविंग द हाउस। थर्ड ऑप्शन, लिविंग द हाउस ही वॉज सीन बाय मी। या फिर आखिरी ऑप्शन जो है, ही वॉज सीन बाय लिविंग द हाउस बाय मी। तो यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस कौन सी सही रहेगी इस के लिए वो आपको चूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर इसका सही रहेगा, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी, ये पैसिव वॉइस में इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आई डोंट लाइक पीपल कीपिंग मी वेटिंग। तो यहाँ पर इसका आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा सही पैसिव वॉइस में कन्वर्टेड है। तो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन, आई डोंट लाइक बीइंग केप्ट वेटिंग। दूसरा ऑप्शन है, आई डोंट लाइक पीपल आर केप्ट मी वेटिंग। थर्ड ऑप्शन है, आई डोंट लाइक पीपल आर बीइंग केप्ट वेटिंग एंड आई डोंट लाइक पीपल वर केप्ट मी वेटिंग। आई होप आप ज़्यादा बोर नहीं हो रहे होंगे क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूँ। आई थिंक मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए। मैं आगे से आपको सिर्फ ऑप्शंस दिखाऊंगा और आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ आपको खुद से रीड आउट करके वो आपको चूज़ करना है। तो अब आपको यहाँ पर इसका सही आंसर बताना है। इसको पैसिव वॉइस में जो सबसे बेटर कन्वर्टेड है वो आपने चूज़ करना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा, आई डोंट लाइक बीइंग केप्ट वेटिंग। तो दोस्तों यह आपकी पहली सेक्शन थी जनरल इंग्लिश की, जो कि 20 मार्क्स की थी। टोटल आपके 80 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स 1/4 आपका पेपर यहाँ तक हो चुका है। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको PDF के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करना पड़ेगा जॉब्स क्रिएटर का। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा। तो आई होप जो पहली सेक्शन होगी आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक होंगे। अगली जो सेक्शन हमारी रहेगी वो रहेगी न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि बेसिक अर्थमेटिक, यानी कि मैथमेटिक्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 मार्क्स जो हैं ये रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इस वाली सेक्शन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। आपको फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स का सम आपने करना है। तो आपको जो 4 ऑप्शंस दिए गए इनमें से आपको चुनना है कौन सा सही ऑप्शन है। तो सम कैसे किया जाता है, यहाँ पर सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ से आप n इंटू n प्लस 1/2, n यहाँ पर क्या है, कितने नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स है, 30 हैं। तो 30 इंटू 30 प्लस 1/2 इक्वल टू 30 इंटू 30 प्लस 1 हो गया 31/2, ये आ जाएगा 465 के बराबर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, सी ऑप्शन। तो आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 34 विच आर इनडिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने एवरेज फाइंड आउट करना है सभी नंबर्स का जो कि 6 और 34 के बीच में है और जो कि डिविजिबल हैं किसके साथ, 5 के साथ। तो आपको पता है कि 5 के साथ डिविजिबल कौन कौन से नंबर्स होंगे। तो इसका आप आई होप आप समझ गए होंगे। इसका आंसर जो रहेगा, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं 15, 20 और 25 और 30।
इनमें से आप चुन लीजिए। आई होप आप जल्दी से कर लेंगे इसको। तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप अगर आपको टाइम चाहिए तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन 20। अब ये आया कैसे? तो यहाँ पर आपको पता है कि जो नंबर 6 और 34 के बीच में ऐसे नंबर जो कि 5 के साथ डिविजिबल होंगे वो कौन से होंगे? 10, 15, 20, 25 और 30। तो यहाँ पर ये सभी का हम सम कर लेंगे, यहाँ पर एवरेज निकालेंगे हम इसको। यहाँ पे 10, 15, 20 प्लस 25 प्लस 30 इन सब का सम करके टोटल नंबर्स 5 हैं तो 5/5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या बन जाएगा ये 100/5 जो आएगा 20 के बराबर। तो यहाँ पर जो एवरेज रहेगा इसका सभी नंबर्स को जो 6 और 34 के बीच में आएंगे जो कि डिविजिबल होंगे 5 के साथ वो रहेंगे 20। तो इनका एवरेज रहेगा 20। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 23। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स जो रहते हैं 3 के उनकी आपको एवरेज बतानी है। तो पहले 5 मल्टीपल्स कौन से होते हैं 3 के, तो वो आपको पता होगा। तो यहाँ से आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ किस प्रकार से आपने करना है। इसका आंसर रहेगा ए यानी कि 9। तो इसको आपने करना है कि जो पहले मल्टीपल्स रहेंगे 3 के वो रहेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। इन सब को आपको प्लस करना है मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर एवरेज निकालना है तो इसका मतलब है डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू करके आपका आ जाएगा 45/5। तो 45/5 हो जाता है 9 के बराबर। तो यहाँ से आप एवरेज निकाल देंगे पहले 5 मल्टीपल्स का जो कि 3 के साथ 3 के हैं उनका एवरेज। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम दोस्तों। जो हमारे स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन्स इन द 17th मैच एंड दस इंक्रीजेज इज एवरेज बाय 3, फाइंड इज एवरेज आफ्टर 17th मैच। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक बैट्समैन है जो कि एक स्कोर करता है 87 रन्स का स्कोर करता है अपने 17th मैच में और अपनी एवरेज को 3 रन से बढ़ा देता है जो ओवरऑल एवरेज होती है उसकी बैटिंग एवरेज। तो अब आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि इसकी एवरेज 17th मैच के बाद कितनी होगी। 36 होगी, 37 होगी, 38 होगी या 39 रही होगी। तो इनमें से आपको चुनना है। तो यहाँ पर इसको को क्या करना है, इसका सही आंसर 39 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेट कर लेना है कि जो एवरेज है इसकी जो प्लेयर है उसकी एवरेज 17th मैच के बाद है एक्स। हम एक्स मान लेंगे उसको। उसके बाद जो एवरेज बिफोर 17th मैच होगी, क्योंकि अगर एक मैच पहले उसकी एवरेज जो रहेगी तो वो क्या रहेगी, जो 17th मैच में थी अगर एक्स थी तो एक मैच पहले क्योंकि उसने अगले मैच में 3 रन से अपनी एवरेज बढ़ा रही थी, तो जो पिछला मैच रहेगा उसमें उसकी एवरेज रहेगी x-3। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो 16 इनिंग्स होंगी उनको आपको मल्टीप्लाई करना है x-3 के साथ। और यहाँ पर जो ऐड करेंगे आप टोटल नंबर ऑफ रन्स जो उसने स्कोर किए थे 17th मैच में 87, वो किसके बराबर हो जाएगा 17x के बराबर जो उसने लेट किया है एवरेज को। तो यहाँ से आप x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं जो कि आ गई 39, यानी कि डी इसका ऑप्शन रहेगा। तो आई होप यहाँ से आप समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25। रमेश सैलरी was reduced by 10% and then the reduced salary was increased by 10%. What was his ultimate loss? तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि जो एक रमेश है इनकी जो सैलरी थी वो रिड्यूस की गई है 10% से। इनको इसकी सैलरी रिड्यूस की गई थी पहले, और उसके बाद जो रिड्यूस्ड सैलरी थी उसको इंक्रीज़ किया गया है बाय 10%। तो आपको बताने कि उसका अल्टीमेटली कितना लॉस हुआ होगा, 0%, 10%, 1% या फिर 5%। तो आप कर लीजिए, परसेंटेज के क्वेश्चन है ये। तो ये आपके सिलेबस में सारा उस सिलेबस के हिसाब से आपका ये पेपर सेट हुआ है। जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का एक पूरा मॉक टेस्ट बनाया गया है। तो आई होप अगर आप इसमें मैक्सिमम स्कोर करेंगे तो आप एग्ज़ाम में भी मैक्सिमम ही स्कोर करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा 1%। तो यहाँ पर इसका किस प्रकार से आपको करना है, यहाँ पर इनिशियल सैलरी हम मान लेते हैं कि उसकी 100 रुपीज़ है रमेश की।
एंड अब जो सैलरी है जब 10% रिड्यूस करेंगे तो सैलरी कितनी हो जाएगी, 10%, 100 का 10% रहेगा 10, तो 10% माइनस करके आ जाएगी 90% ऑफ 100 यानी कि 90। तो अब सैलरी को फिर से इंक्रीज़ किया है 10% से। अब जो सैलरी जो थी उसको फिर से 10% इंक्रीज़ किया है, सो सैलरी कितनी बन जाएगी, 100 + 10 यानी कि 110% बन जाएगी। किसकी पर, वो 90 की बनेगी। जो रिड्यूस सैलरी है उसकी उसको 10% बढ़ाया गया है। तो रिड्यूस सैलरी कितनी रही थी हमारे पास, 90 थी, तो 110% उसको जो इंक्रीज़ होगा उसका। तो इसका मतलब यह है कि जो 99 रुपीज़ जो है उसकी सैलरी अब हो गई है। पहले 100 थी, फिर उसको कम किया गया 90, फिर उस 90 की जो सैलरी थी उसका जो 10% है उसकी सैलरी इंक्रीज़ की गई, यानी कि 9 और बढ़ाया गया उसकी सैलरी में। तो यहाँ पर 99 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि लॉस परसेंटेज उसकी क्या रहेगी, 1% रहेगी। तो यहाँ पर आप इसका आंसर सही दे देंगे, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इफ़ 20% ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज डिडक्टेड देन ₹100 इज स्टिल टू बी पेड, हाउ मच वाज द ओरिजिनल बिल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो 20% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको डिडक्ट कर लिया गया है, उसको ख़त्म कर लिया गया है, पर जो उसके बाद क्या है यहाँ पे बताया गया है कि जो ₹100 है वो अभी भी हमें पे करने हैं। 20% तो ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया गया है, पर इसके अलावा भी 100 रुपीज़ हमने पे करने हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको बताना है कि ओरिजिनल बिल कितना था, 110 था, 115 था, 120 था, 125 था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर 125 है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जब 20% बिल जो डिडक्ट होगा तो अभी हमें कितने पैसे देने हैं, फिर भी देने हैं 100। अगर 20% डिडक्ट हो गया पर फिर भी हमने 100 देने, तो इसका मतलब क्या है कि रिमेनिंग बिल कितना है, 100 - 20 हो जाएगी, यानी कि 80% हो जाएगा बिल का। तो जो यानी कि 80% जो है वो क्या है, 80% बिल जो है हमें अभी हमें नहीं देनी, क्योंकि 20 जो था, अगर 20% बिल जो डिडक्ट किया गया था तो 80% बिल हमारे पास जो रह गया वो कितने का रहेगा, 100 का। तो 80/100 इंटू जो बिल हमारे पास टोटल होगा उसको हम 100 के साथ डिवाइड इक्वल टू करेंगे, तो वहाँ से हमारा टोटल बिल आ जाएगा बिल का, जो हम हमारे पास होगा 100 × 100/80 आ जाएगा। तो वहाँ से हम इसको आराम से कर लेंगे। तो इसका सही आंसर यहाँ पर आ जाएगा 125। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है, इसको आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 5% ऑफ ₹100 इज़। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो 100 का जो 5% होता है उसका भी 5% क्या रहेगा, 0.25, 0.50, 10 या फिर 25। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका सही आंसर रहेगा 0.25। तो 100 का 5% क्या होता है, 100 का 5% होता है 5। तो 5 का 5% क्या रहेगा, तो वो क्या रहेगा, आपको पता है कि 5/100 इंटू 5/100 इंटू 100 वो रहेगा 0.25। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, द प्राइस ऑफ अ मिल्क वॉज first increased by 10% and then decreased by 20%. What is the net percentage change in the final price of a milk? यहाँ पे आपको क्या किया गया है कि जो मिल्क की प्राइस थी वो पहले इंक्रीज़ की गई है 10%, उसके बाद ये 20% डिक्रीज़ की गई है इसकी प्राइस। तो आपको बताने कि नेट परसेंटेज चेंज कितना रहेगा जो फाइनल प्राइस है मिल्क की उसमें। तो 12%, 15%, 10% या 7.5%। इसको सॉल्व कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। तो इसका सही आंसर जो है 28 क्वेश्चन का वो रहेगा हमारे पास 12% इसकी जो इसका आंसर है वो रहेगा, यानी कि इसका आंसर जो सही है वो है ए ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या करना है कि ओरिजिनल प्राइस को हमने रख लेना है कि 100 है। तो पहले इंक्रीज़ हुआ 10% का मतलब क्या, जब 10% इंक्रीज़ होगा तो उसका मतलब ये है कि 110 हो गया। और फिर उसके बाद 20% डिक्रीज़ हुआ है न्यू प्राइस में। तो यहाँ पर 20% डिक्रीज़ हुआ है, 110 का 20% जो है वो कितना रहेगा, 88।
तो यहाँ पर 110 का 20% जो है उसको करके वो 88 रहेगा। 20% सॉरी, इसका 20% 22 रहेगा और उसको माइनस कर देना 110 से, तो 88 हो जाएगा। यहाँ पर जो डिफरेंस रहेगा ओल्ड और न्यू प्राइस में जो मिल्क की रहेगी वो रहेगी 12। तो 12 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 100? 12 इज़ 12% ऑफ 100। तो यहाँ पर 12% इसका सही आंसर रहेगा। जो न्यू प्राइस रहेगी वो 12% लेसर है ओरिजिनल प्राइस से। तो यहाँ पर जो मिल्क की प्राइस है वो 12% लेसर रहेगी ओरिजिनल प्राइस से। दोस्तों आई होप ये समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स is the same as the selling price of X articles. If the profit is 25% then the value of X is. यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो है 20 आर्टिकल्स की वो बिल्कुल सिमिलर है किसके साथ, जो सेलिंग प्राइस है X नंबर ऑफ आर्टिकल्स की। तो अगर प्रॉफिट जो है 25% है तो वैल्यू X की क्या रहेगी, 15, 16, 18 या 25? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 16। तो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन जो है 20 आर्टिकल्स जो हैं हमने जिनकी सेलिंग प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है 20 आर्टिकल्स की वो सिमिलर है सेलिंग प्राइस के साथ X आर्टिकल्स की। तो यहाँ पर प्रॉफिट अगर 25% होगा तो X की वैल्यू क्या रहेगी। तो यहाँ पर जब कॉस्ट प्राइस जो है हर एक आर्टिकल की अगर ₹1 है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ X आर्टिकल्स अगर ₹X है तो सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल्स वो रहेगी ₹20। तो प्रॉफिट क्या रहेगा 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, यहाँ पर आ जाएगा 25। तो यहाँ पर 2000 माइनस 100x वो आ जाएगा हमारे पास किसके बराबर, 25x के बराबर। तो यहाँ से हम इसकी x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन आराम से समझ आ जाएगी। इसकी एक्सप्लेनेशन को देख के आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा 16। तो 16 जो ऑप्शन है वो रहेगा बी ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। शॉपकीपर एक्सपेक्ट्स अ गेन ऑफ 22.5% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस इफ इन अ वीक हिज सेल वाज ऑफ ₹392, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपने शॉपकीपर जो कि अपना जो गेन है वो एक्सपेक्ट कर रहा है 22.5% उसकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो अगर एक वीक में अगर सेल उसकी होती है हुई थी अगर 392, तो उसका प्रॉफिट कितना रहा होगा 18.20, 70, 72 या 82, 88.25। तो इसका जो प्रॉफिट रहा है वो रहा है 72। पर क्यों रहा है इसके एक्सप्लेनेशन यहाँ से आप देख सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से आप इसका फॉर्मूला लगा के 100/122.5 इंटू 392, तो 100 यहाँ पर क्या है 22.5% जो है उसको 100/22.5 यहाँ पे लिखा है और उसके बाद मल्टीप्लाई किया है हमने इसको 392 के साथ। तो यहाँ से आप कर लेंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा कॉस्ट प्राइस रहेगी 320 और प्रॉफिट हमारा जो रहेगा 392 माइनस सेलिंग प्राइस जो थी 320, उसको दोनों को माइनस करके यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो निकल जाएगा। तो यहाँ से आप कर लेंगे प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 31, अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर ₹1400 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। यहाँ पे आपको बताना है कि जो एक आदमी इन्होंने जो साइकिल बाई की है 1400 की और उसको सेल कर दिया एट अ लॉस ऑफ 15%। 15% के लॉस पे इन्होंने अगर अपनी जो साइकिल थी वो उसको बेच दिया और उसके बाद आपको बताना है कि जो सेलिंग प्राइस वो कितनी रही होगी। तो 15% का लॉस है वही आपने उस टोटल प्राइस में माइनस करना है, तो वहाँ से आपको निकल जाएगा। तो ऑप्शंस हैं जो 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ से आपको चुन लेंगे। इसका सही आंसर 1190 है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस क्या थी, क्योंकि 15% का लॉस था उसको, तो 85% क्या था, 85% था 1400 का। तो 85% जो 1400 का वो कितना होता है 85/100 इंटू 1400। तो यहाँ से 85/100 जो है 2 0 इसके उड़ जाएंगे, तो 85 मल्टीप्लाई बाई 14 जो आएगा वो आएगा 1190। तो ये रहेगी इसकी सेलिंग प्राइस। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ।
Sam purchased 20 dozens of toys at the rate of rupees 375 per dozen. He sold each of one of them at the rate of 33. What was his percentage profit? यहाँ पर सैम की बात की गई है कि उसने 20 डजन ऑफ टॉयज़ परचेज़ किए 375 के रेट के ऊपर पर डज़न। उसने 375 पर डज़न उसने ये टॉयज़ परचेज़ किए और 20 डज़न जो है उसने परचेज़ किए थे। एंड ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम एट अ रेट ऑफ रुपीज़ 33। हर एक टॉय को उसने 33 की रेट पर बेचा। तो इसका परसेंटेज में अगर प्रॉफिट निकालना होगा तो क्या रहेगा? अगर उसने 375 पर डज़न ख़रीदा है और 33 रुपये का एक बेच दिया तो वहाँ से आपको जो दिमाग लगा के इसका परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आई होप आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, 3.5, 4.5, 5.6 और 6.5। यहाँ से आपको इसका आंसर निकालना है। तो दोस्तों इसका आंसर आप खुद निकाल लेंगे। तो इसका आंसर जो रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप लोग अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पर इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी 5.6। क्यों इसका आंसर 5.6 रहेगा? यहाँ पर क्या है कि जो कॉस्ट प्राइस है एक टॉय की कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी, क्योंकि 375 उसने टोटल 12 एक डज़न की जो प्राइस थी वो 375, तो एक टॉय की कितनी रहेगी 375/12। तो जो एक टॉय की प्राइस हमारे पास आ जाएगी 31.25 आ जाएगा। अब यहाँ पर उसने सेलिंग प्राइस जो थी एक टॉय की वो थी 33, यानी कि 2 रुपीज़ और 2.25 रुपीज़ का वो प्रॉफिट कर रहा है हर एक टॉय को बेच के। तो यहाँ पर जो गेन रहेगा 1.75 रुपीज़ का ये गेन कर रहा है, क्योंकि इसको माइनस करके हम 33 माइनस 31.25 को माइनस करेंगे तो 1.75 का ये गेन कर रहा है हर एक टॉय के ऊपर। तो यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट कितना रहेगा 1.75/31.25 जो कॉस्ट प्राइस है और मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहाँ से आप 28.5% आ जाएगा। 5.6% इसका परसेंटेज जो प्रॉफिट होगा वो रहेगा, मतलब हर एक टॉय के ऊपर। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहेगा। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर सी ऑप्शन रहेगा। आई होप आपने सही किया होगा ये और आपको समझ भी आ गया होगा किस प्रकार से आपने करना है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स इज। अब यहाँ पे 2 नंबर्स दिए गए हैं जो कि 20% और 50% ज़्यादा हैं तीसरे नंबर से। तो आपको जो रेशियो है 2 नंबर्स का वो आपको बताना है। तो 2.5, 2:5, 3:5, 4:5 या 6:7 जो है ये इनमें से आपको चुनना है कि कौन सा इसका रेशियो सही रहेगा। आई होप आप सही आंसर देंगे। इसका सही आंसर है 4:5। यहाँ पर 2 नंबर्स 20% और 50% तीसरे नंबर से ज़्यादा हैं, तो रेशियो क्या रहेगा उन 2 नंबर्स का। तो एक्सप्लेनेशन क्या है यहाँ पर, लेट हम कर लेते हैं कि जो तीसरा नंबर है वो x है। अब पहला नंबर जो है 120% रहेगा, क्योंकि 20% है और 50% है उसका, क्योंकि रिस्पेक्टली 20% और 50% ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर अगर x है तो 120% ऑफ x जो पहला नंबर रहेगा 120x/100 वो रहेगा 6x/5। वैसे ही सेकंड नंबर जो 50% ज़्यादा है तो 150% ऑफ x का 150% वो आ जाएगा 150x/100, यह आ जाएगा 3x/12। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 2 नंबर्स का रेशियो हम करेंगे 6x/5 = 3x/2। तो यहाँ पर x को कैंसिल करके यहाँ पर हमारा रेशियो जो रहेगा वो रहेगा 4:5। तो 4:5 जो है इसका रेशियो रहेगा। तो इसका आंसर जो था ये था सी ऑप्शन, इसका सही आंसर था 4:5 क्वेश्चन नंबर 33 का। अगला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है अभी, क्वेश्चन नंबर 34। अ सम ऑफ मनी इज टू डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B, C, D इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:4 and 3 के रेशियो में। इस रेशियो में आपको मनी जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक सम है मनी का। एंड इफ़ सी गेट्स ₹1000 मोर देन डी, व्हाट इज़ बी शेयर। अगर सी के पास 1000 रुपये ज़्यादा हैं डी से, उसको ज़्यादा मिलते हैं, तो बी का शेयर क्या रहेगा। 500, 1500, 2000। आपको पता है कि ये प्रोपोर्शन आपको रेशियो में दिया गया है 5, 2, 4 और 3, इसके रेशियो में आपको बांटना है। तो यहाँ पर इसका इस प्रकार से रहेगा, क्योंकि अगर शेयर्स हैं ए बी सी डी के, अगर मतलब हमने बांटना है 5, 2, 4 और 3 के रेशियो में, तो यहाँ पर हम x मान लेंगे, हम इसको 5x, 2x, 4x और 3x ये हम मान लेंगे किसके शेयर्स हैं, ए बी सी और डी के रिस्पेक्टिवली।
तो यहाँ पर जो 4x और 3x है ये किसका शेयर रहेगा, सी और डी का। तो 4x में से 3x माइनस करके हम कितना, हमें पता है कि 1000 जो है इसके बराबर होगा ये, क्योंकि जो सी है उसके पास 1000 रुपये ज़्यादा हैं किससे डी से। जब 1000 रुपये से ज़्यादा हैं तो यानी कि 4x यानी कि जो डी का शेयर है उसको अगर हम 3x के साथ माइनस करेंगे तो 1000 रुपये उधर बच जाएंगे, इक्वल टू हो जाएगा 1000 के बराबर। तो इसका मतलब इसके ज़्यादा हैं 1000। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000। तो b का शेयर कितना बन जाएगा 2x इसका शेयर है, अगर x की वैल्यू है तो b का शेयर कितना आएगा 2 × 1000 यानी कि 2000। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सी इसका सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 35 हमारे स्क्रीन के ऊपर है। इफ़ 0.75 रेशियो इक्वल टू x एंड 5 रेशियो इक्वल टू 8 देन x इज इक्वल टू। तो x की यहाँ पर वैल्यू बतानी है। अगर 5 का रेशियो 8 के साथ है तो 0.75 का x के साथ, तो x की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको जो ऑप्शंस 4 दिए गए हैं उनमें से आपको चुनना है। तो आई होप इसका आप आंसर दे देंगे सही। इसका सही आंसर है 1.2। क्योंकि अगर x × 5, अगर x को हम 5 से मल्टीप्लाई करें और 0.75 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे 6/5। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1.20। तो आपको x की वैल्यू बतानी थी। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से हम करेंगे। A कैन डू अ पीस ऑफ अ वर्क इन 4 hours, B and C together can do it in a 3 hours, while A and C together can do it in a 2 hours. How long will B alone take to do it? दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि A जो पर्सन है वो एक जो काम है वो करता है, कोई भी काम वो कर रहा है, पर वो उस काम को 4 घंटों में कर रहा है। और बी और सी अगर वो एक साथ मिल जाते हैं और वही काम जो है 3 घंटों में काम उसको कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद अगर ए और सी एक साथ काम करते हैं तो वो कितने घंटों में ख़त्म करते हैं इसको, 2 घंटों में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बी अकेला कितना टाइम लगाएगा उस काम को ख़त्म करने के लिए, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स या 24 आवर्स। तो यहाँ पर आप सही आंसर दे देंगे। इसका सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन 12 आवर्स। तो यहाँ पर किस प्रकार से आपको करना है इस क्वेश्चन को, आपको पता है कि ए का 1 आवर का वर्क कितना रहेगा 1/4 रहेगा, क्योंकि वो टोटल जो घंटे लगा रहा है काम को ख़त्म करने के लिए वो 4 घंटे लगा रहा है। तो ए का 1 घंटे का काम कितना होगा 1/4 काम हो कर लेगा। उसके बाद बी प्लस सी का 1 घंटे का काम कितना होगा, क्योंकि 3 घंटे में वो काम ख़त्म कर रहे हैं तो 1/3 उसका 1 घंटे का काम रहेगा, 1/3 काम वो ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद ए प्लस सी का कितना काम रहेगा 1 घंटे का, वो आधा काम वो कर लेंगे, 1/2 काम कर लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का 1 घंटे का काम कितना रहेगा, वो रहेगा, यहाँ पर हम प्लस करेंगे ए का कितना है 1/4 प्लस इसका बी प्लस सी का कितना रहेगा 1/3। तो यहाँ से 7/12 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या निकालेंगे, बी का 1 घंटे का काम निकालेंगे। 1 घंटे का काम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना है 7/12 है, तो माइनस ए प्लस सी का काम कितना है 1/2, वो माइनस करके हमारा बी के 1 घंटे का काम निकल जाएगा 1/12। अगर 1 घंटे का काम कर रहा है, 1 घंटे का काम मतलब 1 घंटे में वो अगर वो काम का 12th हिस्सा वो काम कंप्लीट कर रहा है, 1/12 काम कर रहा है, तो वही इसका मतलब कि उसको 12 आवर्स लगेंगे पूरा वर्क कंप्लीट करने में। तो यहाँ से आप इसी इजीली समझ सकते हैं किस प्रकार से आपको ये करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37। ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क 30 days. In a 30 days they worked together for 20 days and then B left. After another 20 days A finished the remaining work. In how many days A alone can finish the work? अब यहाँ पे भी आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पर ए और बी जो है एक साथ कोई काम कर रहे हैं और वो उस काम को फिनिश कर सकते हैं 30 डेज़ में, और वो काम करते हैं सिर्फ 20 डेज़ के लिए। उसके बाद जो बी है वो चला जाता है और उसके बाद 20 डेज़ जो है ए और काम करता है और उसके बाद उस काम को फिनिश करता है, उस रिमेनिंग वर्क को।
तो उसके बाद आपको ये बताना है कि ए अगर अकेले काम करेगा तो वो कितने टाइम में उस काम को ख़त्म कर लेगा, 40 डेज़, 50 डेज़, 54 डेज़ या फिर 60 डेज़। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है 60 डेज़ में, क्योंकि ए प्लस बी का 20 डेज़ का जो काम है वो कितना है 1/30 इंटू 20, 1/30, क्योंकि 30 डेज़ में उसको कंप्लीट करता, परंतु 20 के साथ हमने नहीं किया इसलिए क्योंकि 20 डेज़ उन्होंने काम किया, यानी 2/3 उन्होंने काम किया 20 डेज़ में। तो रिमेनिंग वर्क 1/3 था, 1 माइनस 2/3, 1/3 काम बचा हुआ था। अब 1/3 जो काम था वो किया किसने, ए ने किया, वो कितने दिनों में किया 20 डेज़ में आफ्टर बी लेफ्ट। तो यहाँ पर जो होल वर्क जो उसने किया ए ने वो कितना रहेगा, 20 × 3 के बराबर रहेगा। तो 1/3 वर्क किया था उसने 20 डेज़ में, तो 20 × 3 मल्टीप्लाई करके हमारे पास 60 डेज़ आ जाते हैं। यहाँ पर इसका 60 आंसर है। अगला क्वेश्चन 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें से आपको बताना है 4 ऑप्शन है 31, 61, 71 और 91। ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको पता है कि कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, इसका सही आंसर है 91। 91 प्राइम नंबर नहीं है। बाकी ये सारे प्राइम नंबर हैं जो डिविजिबल हैं खुद से और 1 के साथ। अब यहाँ पर 91 क्या है, 91 क्योंकि 7 के साथ डिविजिबल होता है इसलिए प्राइम नंबर नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ मूव करते हैं। 1397 मल्टीप्लाइड बाई 1397 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब आपको ये मल्टीप्लाई करना है, तो आप जब आपका पेपर रहेगा तब आपके पास बहुत टाइम नहीं रहेगा कि इतनी बड़ी बड़ी जो वैल्यूज़ हैं आप मल्टीप्लाई कर पाएँ। तो अगर आपके पास टाइम रहेगा भी, क्योंकि 80 मिनट्स रहेंगे आपके पास, बहुत कम टाइम होता है, 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन तो करना ही करना है। तो ये भी आप कर सकते हैं इजीली, पर इसका शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस प्रकार से अपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर इसका शॉर्टकट मेथड जो है वो इस प्रकार से है, 1397 इंटू 1397 को आपको क्या करना है, ये स्क्वायर हो जाता है 1397 का। तो यहाँ पर 1397 का जो स्क्वायर है इसको आपने किस प्रकार से लिख लेना है, 1400 माइनस 3 का स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 1400 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 इंटू 1400 इंटू 3। तो यहाँ से आप 1400 का स्क्वायर आपको पता है कि यहाँ पे स्क्वायर्स और रूट्स की वैल्यूज़ आपको पता है, याद करनी पड़ेंगी। तो यहाँ से 1400 का स्क्वायर हो जाएगा 1960000 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, और यहाँ पर जो 2 इंटू 1400 इंटू 3 इसको इस प्रकार से आपने तोड़ना है, क्योंकि जो पावर है, पावर ये आपको पता होगा कि किस प्रकार से शॉर्टकट फॉर्मूला होता है इसका स्क्वायर्स निकालने का। तो 2 की जो पावर होती है उसको पहले लिखना होता है और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1400, और मल्टीप्लाई करना है उसको 3 के साथ। इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन को आप लोग को माइनस कर लेना है जो भी ये वैल्यू होगी। तो वहाँ से आपको ये जो टोटल रहेगा माइनस करके 1951609 आएगा। तो ये थोड़ा आप मेथड आपको समझ आ गया होगा कि शॉर्टकट फार्मूला है, ये किस प्रकार से आपने शॉर्टकट तरीके से करना है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, पर आपको थोड़ा टाइम लगेगा। जो लंबी टर्म्स होंगे, अगर पाँच छः वो डिजिट्स की अगर टर्म होगी तो 4 डिजिट की है तो तब आपको मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा। आखिरी क्वेश्चन जो है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो अर्थमेटिक का 20 मार्क्स का ये जो सेक्शन था उसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा प्राइम नंबर है 33, 81, 93 और 97 में से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 97 एक प्राइम नंबर है। तो दोस्तों अब हम मूव करेंगे हमारी तीसरी सेक्शन की तरफ, यानी कि रीजनिंग की तरफ, जिसके आपके 20 मार्क्स रहेंगे इस पेपर में। जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर का ये जो पेपर है, तो यहाँ पर जो 20 मार्क्स जो रीजनिंग के हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 सबसे पहले है। लुक एट दिस सीरीज 7, 10, 8, 11, 9 और 12। 12 के बाद आपको क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा। तो व्हाट नंबर शुड बी कम नेक्स्ट, 7, 10, 12 और 13। इसमें से आपको बताना है कौन सा नंबर पहले आना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा 10। क्यों 10 आएगा, क्योंकि जो सिंपल यहाँ पर क्या है, अल्टरनेटिव एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीरीज है। क्योंकि 7 के बाद जो अल्टरनेट, 10 के बाद जो नंबर है 8 है, 7 + 1 8 है, 8 + 1 9 है, तो 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो सिंपल अल्टरनेटिव एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सीरीज़ है।
तो वहाँ से आप इसको कर लेंगे। तो इस पैटर्न में यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 जो है, लुक एट दिस सीरीज 36, 34, 30, 28, 24 व्हाट, एंड देन अगला नंबर क्या होगा आपको बताना है, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। तो 20, 22, 23, 26 इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका क्या आएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 22। तो यहाँ पर ये किस लिए आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि ये भी अल्टरनेटिंग नंबर है सब्ट्रैक्शन सीरीज़ के। पहले दो, फर्स्ट 2 इज सब्ट्रैक्टेड, देन 4 एंड देन 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या है, पहले 2 सब्ट्रैक्ट हुआ है, 36 में से 2 सब्ट्रैक्ट होकर 34 आया, फिर 4 सब्ट्रैक्ट हुआ है, 34 माइनस 4 आ गया 30, फिर से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ है 28 हुआ है, फिर 28 में से फिर से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ है 24 आया, तो 24 में से फिर अब क्या होगा, 2 सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि 22 आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, लुक एट दिस सीरीज 53, 53, 40, 40, 27, 27 एंड व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। इसके बाद कौन सा नंबर आना चाहिए, 12, 14, 27 या 53। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन, 14 इसका सही आंसर रहेगा। क्यों इसका 14 सही आंसर रहेगा, क्योंकि सीरीज़ में हर एक नंबर जो है रिपीट हो रहा है, 53 के बाद 53, 40 के बाद 40, 27 के बाद 27, देन रिपीट तो हो रहा है, पर आपको यही नहीं पता है कि अगला नंबर कौन सा रहेगा। देन 13 इज सब्ट्रैक्टेड टू अराइव टू द नेक्स्ट नंबर, क्योंकि 53 में 13 माइनस हो रहा है, फिर 40 आ रहा है, 40 में माइनस कितना हो रहा है, 13 फिर से माइनस हो रहा है, फिर 77 आ रहा है, तो 27 में फिर से माइनस करेंगे हम क्या, 13, तो वहाँ पर हमारा 14 यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, लुक एट दिस सीरीज 8, 22, 8, 28, 8 व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पर ये नंबर सीरीज़ के 4 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट नंबर कौन सा रहेगा, 9, 29, 32 और 34 इसमें से। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है डी, 34 रहेगा। क्यों 34 इसका नंबर रहेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है कि ये सिंपल एडिशन सीरीज़ है विद अ रैंडम नंबर जो कि 8 है, इंटरपोलेटेड एज एवरी अदर नंबर इन द सीरीज 6 इज एडेड टू ईच नंबर एक्सेप्ट 8 टू अराइव एट द नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पर 6 ऐड हो रहा है और 8 जो है रैंडम नंबर है। जैसे 22 में कितना ऐड हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है, तो 28 आ रहा है, तो 28 में फिर से 6 ऐड करेंगे तो 34 आएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है लेटर सीरीज़ का, ये क्वेश्चन है SCDTEFUGH, फिर आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, और उसके बाद अगला है WKL। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर क्या आएगा, तो ये एक सीरीज़ का क्वेश्चन है, एक सीरीज़ बताई गई है, उसमें आपको ये फिल करना है कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है VIJ यहाँ पर आएगा। क्यों आएगा VIJ, यहाँ पर क्या है कि जो 2 अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ दी गई हैं, यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ कौन सी हैं, पहली सीरीज़ जो है इस जो पहले लेटर्स हैं STU और W, यहाँ पे आपको पहला लेटर जो है SCD में S, TEF में T, UGH में U और WKL में W। तो STUVW यहाँ पे मतलब इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स का पहला लेटर रहेगा वो V रहेगा, तो पहले लेटर से हमारा आ गया VIJ। तो यहाँ से आप आगे भी कर सकते हैं। आगे क्या है, जो सेकंड सीरीज़ जो बन रही है वो क्या है, वो बाकी लेटर्स की है, जैसे कि CD है, EF GH IJ KL। तो यहाँ से VIJ इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 46, ELFA GLHA ILJA डैश, फिर अगला है MLNA। तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि इसको यहाँ पर कौन सी लेटर सीरीज़ फिल इन द ब्लैंक्स में आपको सही रहेगी भरनी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा KLLA। यहाँ पर किस प्रकार से ये सीरीज़ चल रही है, यहाँ पर सेकंड और फोर्थ लेटर जो है सीरीज़ में, जो कि L और A हैं, वो स्टैटिक हैं। जो पहला और तीसरा लेटर है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, बिगिनिंग विद द लेटर E, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है और E लेटर से बिगिन कर रहा है। तो यहाँ पर D ऑप्शन इसका KLL है, ये रहेगा, क्योंकि L और A ये स्टैटिक हैं। आई होप यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। QPONML KJI डैश देन EDC। तो यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा 4 ऑप्शंस यहाँ पर इनमें से
कौन से 4 ऑप्शंस यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे। तो आपको बताना है, इसका सही आंसर है ए। अब यहाँ पर क्या है कि जो सीरीज़ है रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये जो लेटर्स हैं तो किस प्रकार से हैं ये, आप अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे इसको, जैसे आपको QPONMLKGI और डैश करके EDC दिया है, अगर उसको CDE पढ़ें, अगर यहाँ से राइट से आप पढ़ेंगे तो CDE एक वाला है, ई के बाद क्या आएगा FGH आएगा। तो FGH का क्या उल्टा करके देखेंगे तो FGHIJK। तो यहाँ पर इसका पहला जो आंसर है HGF जो है ये इसका सही आंसर आएगा। रिवर्स ऑर्डर में है, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है। गोलू स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस towards north. After covering a distance of 8 km, he turned towards left and covered a distance of 6 km. What is the shortest distance now from his house? अब यहाँ पे आपको ये डायरेक्शंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि गोलू है, इसने अपने हाउस से स्टार्ट किया और उसने नॉर्थ की तरफ मूव किया। उसके बाद यहाँ पर आपको किस प्रकार से करना है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको ये डायरेक्शंस बना लेनी। आपको बहुत सारी वीडियोस में आपने पहले भी बताया है। और ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ बन जाएगा और ये वाला साउथ बन जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। और अब आपको बताना है कि गोलू स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ गोलू, यहाँ पर अगर इसका हाउस है तो इस तरफ ये मूव की, इस तरफ मूव करेगी ये, तो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर कर लिया। देन ही टर्न्ड टुवर्ड्स लेफ़्ट की तरफ ये टर्न कर गया, इधर से लेफ़्ट है तो इस तरफ 8 किलोमीटर इधर इसने कर दिया, तो इस तरफ आ गया फिर लेफ़्ट की तरफ और कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। यहाँ पे 6 किलोमीटर का इसने डिस्टेंस कवर कर लिया। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नाउ फ्रॉम हिज हाउस, तो यहाँ से कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा, तो ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है। तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। कितना डिस्टेंस रहेगा आपको पता है कि ट्रायंगल बन गया है, तो यहाँ से 1/2 बेस इंटू हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं आप। तो इसका सही आंसर रहेगा 10 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने ये बताया हुआ है कि ये डायग्राम में, तो यहाँ पर भी आप इस प्रकार से कर लेंगे। 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से आप इसका स्क्वायर रूट में आ जाएगा। यहाँ पे इसका AC का डिस्टेंस आप निकाल लेंगे, इसका डिस्टेंस आ जाएगा 100 स्क्वायर रूट जो आ जाएगा 10 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन के ऊपर है वो भी इसी प्रकार का है। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज सुरेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, अ शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, टू विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि सनराइज़ के बाद सुरेश जो है वो जब उठा तो वो फेस कर रहा, जब वो बाहर चला गया तो वहाँ पर वो फेस कर रहा था एक पोल की तरफ। तो जब उस पोल की तरफ वो फेस कर रहा था तो उसके बाद जो वो पोल की शेडो है वो उसके एग्जैक्टली राइट में फैल कर रही थी। तो आपको बताना है कि वो किस तरफ देख रहा होगा, ईस्ट, साउथ, वेस्ट या फिर डाटा इज़ इनएडिक्वेट। तो यहाँ पर ये साउथ की तरफ देख रहा होगा। साउथ की तरफ कैसे देख रहा होगा, क्योंकि सन जो है ईस्ट में राइज करता है मॉर्निंग में, आपको पता है। तो यहाँ पर जो शेडो रहेगी सुरेश की वो राइट की तरफ हमेशा रहेगी सुरेश की। तो इसका मतलब है कि सॉरी यहाँ पे, क्योंकि शेडो जो है उसकी पोल की राइट की तरफ है सुरेश के, तो इसका मतलब ये है कि वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है। किसकी तरफ फेस कर रहा है, साउथ की तरफ फेस कर रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। पॉइंटिंग टू अ पर्सन दीपक सेड हिज ओनली ब्रदर इज़ द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, हाउ इज़ द पर्सन रिलेटेड टू दीपक। यहाँ पर रिलेशनशिप के क्वेश्चंस आ गए हैं, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स के। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर दीपक के बारे में बताया गया कि पर्सन को वो पॉइंट आउट कर रहा है। तो वो ये कह रहा है कि जो पर्सन है ही इज़ हिज ओनली ब्रदर इज़ द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, यानी कि उसका जो, जिसकी तरफ वो पॉइंट आउट कर रहा है कि उसका जो ब्रदर है, उसका एक ही भाई है, उसका एक ही भाई जो है उसका फादर जो है किसका, ऑफ माई डॉटर्स फादर, उसके डॉटर के फादर का ब्रदर है।
तो इसका मतलब वो पर्सन किस तरीके से रिलेटेड है दीपक के साथ, वो है अंकल। तो यहाँ से आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ये यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसको करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, ये भी आप कर लीजिए। P इज़ द मदर ऑफ K, K इज़ द सिस्टर ऑफ D, D इज़ द फादर ऑफ J, हाउ इज़ P रिलेटेड टू J। तो यहाँ पर P अगर मदर है K की, K अगर सिस्टर है D की, D फादर है J का, तो P कैसे रिलेटेड है J के तो के साथ। तो यहाँ पर मदर, ग्रैंड मदर, ऑन्ट या फिर डाटा इन नेटवर्क। तो इसका सही आंसर रहेगा B। तो यहाँ पे आपकी एक्सप्लेनेशन दी गई, यहाँ से आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ सीधे मूव कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 52 टू क्वेश्चन नंबर 54 तक यहाँ पर डायरेक्शंस दी गई हैं। इन ईच क्वेश्चंस बिलो इज गिवन स्टेटमेंट फॉलोड बाय द कंक्लूजन्स नंबर 1 and 2. You have to assume everything in statement to be true. Then consider the two conclusions together and decide which of them logically follows beyond a reasonable doubt from the information given in the statement. अब आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस क्या करने हैं, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे। एक स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसके दो कंक्लूजन होंगे, नंबर 1 और नंबर 2। अब आपको एज्यूम करना है कि वो जो स्टेटमेंट है बिल्कुल उसको बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पे आपने लेना है, और उस स्टेटमेंट के आधार पे जो उसके दो कंक्लूजन्स दिए गए हैं उसको आपको बताना है कि वो दोनों कंक्लूजन में कौन सा सही रहेगा। उसके बेसिस पे आपको आंसर किस प्रकार से देना है। अगर आपको पहला कंक्लूजन सही लगता है, इफ़ ओनली वन कंक्लूजन फॉलो करता है, तो अब आपको ए आंसर देना है। अगर दूसरा कंक्लूजन आपको सही लगता है तब आपको बी आंसर देना है। इफ़ आइदर ऑफ द 1 और 2 फॉलोज तब आपको सी आंसर देना है। इफ़ नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज तब आपको डी आंसर देना है। और अगर बोथ 1 and 2 फॉलो तब ई आंसर देना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से स्टेटमेंट, अब क्वेश्चन नंबर 52 है, इसका स्टेटमेंट इस प्रकार से है। द सीरियस एक्सीडेंट इन विच अ पर्सन वॉज रन down by a car yesterday had again focused attention on the most unsatisfactory state of roads. तो यहाँ पर स्टेटमेंट है, इसकी कंक्लूजन है द एक्सीडेंट दैट अकर्ड वाज फेटल। उसके बाद जो स्टेटमेंट है उसको आपको यूनिवर्सल ट्रूथ लेना है, पर यहाँ पर जो इसका कंक्लूजन दिया गया क्या वो पहला कंक्लूजन सही था, सही है उस स्टेटमेंट से रिलेटेड। दूसरा कंक्लूजन इसका दिया गया सेवरल एक्सीडेंट्स हैव सो फार टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ अनसेटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ रोड्स। तो यहाँ पर सेकंड कंक्लूजन ये है। अब आपको बताना है कौन सा ए बी सी डी और ई में से कौन सा सही रहेगा, क्योंकि अगर एक ही फॉलो करते हैं तो फर्स्ट, दूसरा अगर फॉलो करते हैं तो सेकंड, अगर दोनों में से कोई एक फॉलो करता है तब सी, तो नहीं तो डी और ई। तो यहाँ पर दोनों फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों जो कंक्लूजन है उस स्टेटमेंट की, दोनों सही हैं। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ई। तो दोस्तों ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लीजिएगा। अब मैं सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 53, जो इसकी भी स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पर। इन अ रिसेंट सर्वे रिपोर्ट इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट दोज हु अंडरटेक फिजिकल एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर अ डे आर लेस प्रोन टू हैव एन हार्ट एलिमेंट्स। तो यहाँ पर ये इसके बारे में बताया गया है कि एक रिसेंट सर्वे रिपोर्ट है जिससे ये स्टेट किया गया है कि जो भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं हाफ एन आवर के लिए, तो वो सबसे कम उनको ये रहता है कि वो हार्ट से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स हो जाए। तो यहाँ पर कंक्लूजन्स जो है, मॉडरेट लेवल ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज़ नेसेसरी फॉर लीडिंग अ हेल्दी लाइफ। ये कंक्लूजन दिया गया है कि मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज ज़रूरी होती है हेल्दी लाइफ के लिए। दूसरा कंक्लूजन दिया गया, ऑल पीपल हु डू डेस्क बाउंड जॉब्स डेफिनेटली सफ़र फ्रॉम हार्ट एलिमेंट्स। यहाँ पर दूसरा इसका कंक्लूजन दिया गया कि डेस्क बाउंड जॉब जो करते हैं लोग, उनको हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर 5 जो हैं ये ऑप्शन हैं, इसमें आपको बताना है। तो सिर्फ इसका एक ही कंक्लूजन सही है, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन तो इन्होंने खुद से बनाया हुआ है कि जो डेस्क बोर्ड जॉब्स है वो डेफिनेटली उससे सफ़र करता है, हार्ट एलिमेंट्स ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि वो उस स्टेटमेंट के साथ जो है उसके रिगार्डिंग उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो दूसरा नहीं का सेटिस्फाई कर रहा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन सही है, तो पहला इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन जो है, अब इसका इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 आपको दिख रहा है। स्टेटमेंट क्या है इसका, अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बुश। तो इसका कंक्लूजन क्या दिया, वी शुड बी कंटेंट विद व्हाट वी हैव, या फिर वी शुड नॉट क्रेव फॉर व्हाट इज़ नॉट। बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ
टू इन द बुश। तो इसका आपको 5 में से बताना है कौन सा सही इसका रहेगा। एक ही कंक्लूजन सही कि दोनों सही हैं। तो यहाँ पर इसके दोनों कंक्लूजन सही हैं, क्योंकि बोथ कंक्लूजन क्लियरली ब्रिंग आउट द सेंट्रल थीम। जो सेंट्रल थीम जो इस प्रोवर्ब जो दिया गया है उसकी स्टेटमेंट में जो प्रोवर्ब दिया गया है उसकी सेंट्रल थीम को बताते हैं। तो ये दोनों सही हैं। क्या हैं ये? जो प्रोवर्ब था, अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, यहाँ पर दोनों कंक्लूजन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्यों? वी शुड बी कंटेंट विद व्हाट वी हैव, जो हमारे पास है उससे हमें कंटेंट रहना चाहिए। या फिर वी शुड नॉट क्रेव फॉर व्हाट इज़ नॉट, तो हमें उसके लिए क्रेव नहीं करना है जो कि हमारा नहीं है। तो ये सही है दोनों। तो अब हम अगले की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे क्वेश्चन ठीक हो गया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, इफ़ अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज़। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर एक पर्सन है 14 किलोमीटर पर आवर वॉक कर रहा है, वो उस स्पीड के ऊपर वो वॉक कर रहा है, अगर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर की बजाय अगर पर्सन वॉक करेगा 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर उसने ज़्यादा वॉक कर लिया होता। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना उसके घर से है, ट्रैवल कितना उसने एक्चुअल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया। तो यहाँ पर आप इसको कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो 50 इसका आंसर रहेगा, क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें पता नहीं है। अगर हम उसको x रख दें तो x अपॉन 10, क्योंकि 10 की स्पीड से जा रहा है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम 10 की स्पीड से जा रहा है, तो x अपॉन 10 वो आ जाएगा x प्लस 20 अपॉन 14 जो हमने ज्यूम किया उसके हिसाब से। तो वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 50 किलोमीटर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर है, अ पर्सन क्रॉसेज अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अगर 600 मीटर की लॉन्ग स्ट्रीट 5 मिनट्स में कवर कर रहा है तो स्पीड क्या होगी? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम से आप क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर सही आंसर आएगा 7.2 आवर्स, सॉरी किलोमीटर पर आवर ये स्पीड रहेगी, 7.2 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 है, इन अ कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, अभय टेक्स 2 आवर्स मोर देन समीर, इफ़ अभय डबल्स हिज स्पीड देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन समीर। अभय स्पीड बतानी है आपको। अब आपको यहाँ पर बताया गया कि अगर एक अभय जो एक बंदा है, इसको डिस्टेंस कवर करना है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ये जब ये कवर करता है तो ये 2 घंटे ज़्यादा लगाता है समीर से। और अगर समीर डबल करता है अपनी स्पीड को तो ये जो है 1 घंटा कम लगाता है समीर से। तो अभय की स्पीड कितनी रहेगी? 5 किलोमीटर, जो ओरिजिनल स्पीड है उसकी कितनी होगी? 5 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, 6.25 किलोमीटर पर आवर, 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि अभय की स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ से भी आप माइनस कर लेंगे 30 अपॉन x, जो इनिशियल स्पीड थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके x इनिशियल जो स्पीड थी x थी, उसके बाद उसकी स्पीड जो थी डबल होगी तो उसको हमने माइनस कर दिया तो ओरिजिनल स्पीड आ जाएगी, जो कि उससे क्या हुआ 3 के बराबर क्यों आएगा ये? क्योंकि टोटल टाइम रहेगा 2 + 1 3 आ जाएगा, तो 6x = 30 आ जाएगा। तो x यहाँ से 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब हमारे पास कोडिंग और डिकोडिंग ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपके स्क्रीन के ऊपर है, इफ़ टैप इज़ कोडेड एज SZO देन हाउ इज़ फ्रीज कोडेड। तो अगर टैप को SZO से कोड किया जाता है तो फ्रीज कैसे कोड होगा? तो यहाँ पर आपका इसका आंसर है बी ऑप्शन। क्यों होगा? क्योंकि टैप आप देख सकते हैं अगर T-1 करें तो ऐसा जाता है, माइनस पीछे ले लें एक को, एक लेटर पीछे ले लें तो Z आएगा, P का पीछे ले लें एक तो वो आएगा। उसी प्रकार से हमने फ्रीज़ का कोड भी लेना है, पीछे पीछे एक जो है लेटर लेना है, तो वहाँ से आपका कोड आ जाएगा EQDDYB। तो यहाँ से फ्रीज़ का कोड आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, इन अ सर्टेन कोड मेंशन इज रिटन एज LNEITNO, हाउ इज़ पैटर्न रिटन इन दैट कोड। यहाँ पर मेंशन आपको पता है कि इस तरीके से लिखा गया है, तो पैटर्न किस तरीके से लिखा गया होगा? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। क्यों? अगर जो गिवन वर्ड है हम एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पर कि M जो है, जो मेंशन का पहला वर्ड जो लेटर है M,
वो 1 से डिक्रीज़ हुआ, m-1 यानी कि l आ गया है। उसके बाद जो अदर वर्ड्स हैं वो इंटरचेंज किए गए हैं। en की जगह देखिए, जैसे कि आप मेंशन का en जो है, जो दूसरे और तीसरे नंबर का जो लेटर्स हैं en को उल्टा किया गया ne, फिर ti को भी उल्टा किया गया it, o on n को भी उल्टा किया गया no कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक पीछे करके और पैटर्न p का पीछे वाला कौन सा आएगा o, फिर o t a e t n r, तो यहाँ से ये कोड बन जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन बी है, इसका सही आंसर बी आंसर रहेगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 60 है। इन अ सेटन कोड 37 मीन्स विच क्लास एंड 583 मीन्स कास्ट क्लास, व्हाट इज़ द कोड फॉर कास्ट। तो यहाँ से आपको करना है, तो यहाँ पर 3, 7, 8 या फिर आइदर 5 और 8। यहाँ पर सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन, आइदर 5 और 8। तो यहाँ से आप इजीली कर लेंगे इसको, क्योंकि इसी में कास्ट का निकालना है। कास्ट क्लास है तो क्लास वाला माइनस कर देना है, तो यहाँ से आ जाएगा क्या बचा, 37 का माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा डी ऑप्शन 5 या फिर 8 बच जाएगा। तो ये आपने कर लिए हैं रीजनिंग भी। अब आपके पास 20 क्वेश्चंस बच गए हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के, तो चले इनको भी कर लेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 61 जो है वो है www स्टैंड्स फॉर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका, क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स कौन से, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैड। तो इनमें से कौन सा जो है पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स में था। 4 ऑप्शंस में आपको चुनना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स जो थे पहले जनरेशन जो थी कंप्यूटर की, उसमें ये इस्तेमाल किए जाते थे। अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ रैम लोकेटेड। रैम कहाँ पे लोकेटेड है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनमें से चुन लीजिए। इसका सही आंसर है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे रैम को लोकेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन 1 प्रोसेसर देन इट इज़ नाउन एज। अगर कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं इसको क्या कहा जाता है, यूनी प्रोसेस, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी थ्रेडेड या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है, क्योंकि जब से एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं तो कंप्यूटर को मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, इफ़ अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स डाटाबेस सर्विसेज टू अदर्स देन इट विल बी नाउन एज। अगर कंप्यूटर डाटाबेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है दूसरों को तो इसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सही आंसर देना है। इसका सही आंसर है डाटाबेस सर्वर, इसको हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल इज़। यूआरएल की फुल फॉर्म आपको बतानी है। जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इसमें से सही आंसर चुन लीजिए। इसका सही आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर। डाटा किस फॉर्म में स्टोर होता है कंप्यूटर में, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल या फिर ऑक्टल। तो डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर में किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर वायर्स ऑफ टेलीफोन नेटवर्क इज। जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए डाटा ट्रांसमिट करके वायर्स के थ्रू टेलीफोन नेटवर्क में, वो उसको हम क्या कहते हैं, किसके थ्रू होता है, ये होता है DSL। क्वेश्चन नंबर 70, विच लेवल लैंग्वेज इज़ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कौन सी लेवल की लैंग्वेज होती है, हाई लेवल, मीडियम लेवल, लो लेवल या फिर मशीन लैंग्वेज। तो दोस्तों इसका क्या होता है, लो लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये असेंबली लैंग्वेज होती है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, मूवीज़, इमेजेस एंड फोटोग्राफ्स एक्स्ट्रा आर स्टोर्ड एट आ। तो ये कहाँ पे स्टोर होते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें से चुन लीजिए। इसका सही आंसर है दोस्तों फाइल सर्वर। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम। रैम में कौन सा इस्तेमाल होता है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब या फिर ट्रांजिस्टर। तो रैम में इस्तेमाल होता है सेमी कंडक्टर, आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। GUI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, डी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ? ब्लूटूथ का फाउंडर कौन था? एरिक्सन, मार्टिन कॉपर, स्टीव जॉब्स या फिर एप्पल? तो इसका सही आंसर है एरिक्सन। एरिक्सन जो था ब्लूटूथ का फाउंडर था। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट? तो फादर ऑफ इंटरनेट कौन था? 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। इसका फादर था विंट कर्फ। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज लाइनक्स? लाइनक्स क्या है? मालवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम या फिर फर्मवेयर? तो दोस्तों लाइनक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज इन वेब डिज़ाइनिंग? वेब डिज़ाइनिंग में सबसे कॉमन लैंग्वेज कौन सी होती है? वो होती है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 78, वेयर आर सेव्ड फाइल्स स्टोर्ड इन कंप्यूटर? सेव्ड फाइल्स कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होती हैं? रैम में, हार्ड डिस्क में, कैशे या फिर एनी ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हार्ड डिस्क, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इज विच स्टोरेज ऑफ डिवाइस? कौन सी स्टोरेज जो है डिवाइस की कौन सी स्टोरेज है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या फिर ऑफलाइन? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है प्राइमरी स्टोरेज होती है। दोस्तों अब हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है हमारे पेपर का, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SMPS? तो SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है? आपके पास 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई, सिंपल मोड पावर सप्लाई, स्टोरेज मोड पावर सप्लाई या फिर स्टोरेज मोड पावर स्टोरेज? दोस्तों इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो दोस्तों आपने 80 क्वेश्चंस कर लिए हैं इस पेपर के। जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर का ये जो पेपर था आपका सिलेबस के हिसाब से पूरी तरीके से ये पेपर डाला गया है, जो भी रिसेंटली एडवर्टाइज हुई 1700 पोस्ट JKSSB द्वारा। तो उसमें ये पोस्ट भी थी जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर की। तो जिन लोगों ने ये वो फॉर्म भरा है तो आई होप उनको हेल्प हो गई होगी ये मॉक टेस्ट देकर। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।